जरा सोचिए, अगर किसी डिजिटल फाइल में एक छोटा सा कॉमा या कह लें एक बिंदु बदलने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर को भी लगातार 200 साल तक काम करना पड़े तो क्या होगा? ओहो वाह, 200 साल, ये तो मतलब लगभग नामुमकिन ही हो गया। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही अभेद्य डिजिटल किले की बात कर रहे हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हम ब्लॉकचेन तकनीक की पूरी गहराई में जाने वाले हैं। और सच कहूं तो इसकी बहुत जरूरत भी है। लोगों को लगता है कि ब्लॉकचेन मतलब सिर्फ वो क्रिप्टो करेंसी या रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम है। हाँ, वो जो बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो हमारा आज का मिशन यही है कि इन रहस्यों को दूर किया जाए। हम समझेंगे कि ये असल में एक ऐसा ढांचा है जो फाइनेंस, हेल्थ केयर और सप्लाई चेन को जड़ से बदल रहा है। बिल्कुल। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो इसे सीखकर एक ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बन सकता है। इस विषय की तैयारी के लिए हमने कई बेहतरीन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, जैसे द डिसेंट्रलाइज्ड रेवोल्यूशन नाम का एक बहुत ही विस्तृत लेख है। हाँ, और साथ ही कुछ बहुत ही बढ़िया टेक प्लेटफॉर्म्स जैसे अपना कॉलेज, सिंपली लर्न और प्रोग्रामिंग विद मोश के वीडियो विश्लेषण भी शामिल किए हैं। तो इन सभी सोर्सेज का निचोड़ हमें एक ही बात बताता है कि ये तकनीक कंप्यूटर साइंस के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। जी बिल्कुल। जब भी ब्लॉकचेन शब्द सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहले बिटकॉइन की तस्वीर बनती है। लेकिन अगर हम एकदम बुनियादी स्तर पर देखें तो ब्लॉकचेन असल में एक डिजिटल बही खाते या लेजर की तरह है। एक ऐसा बही खाता जिसे कोई एक अकेला व्यक्ति या कह लें कोई एक कंपनी या बैंक कंट्रोल नहीं करता। हाँ, बल्कि नेटवर्क से जुड़ा हर एक कंप्यूटर इसे मेंटेन करता है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में इंटरनेट पर होने वाले हर लेन देन, हर अग्रीमेंट और हर डेटा शेयरिंग का आधार यही तकनीक बनने वाली है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ भविष्य की कोई दूर की बात नहीं है। ये बदलाव अभी इसी वक्त हो रहा है। ब्लॉकचेन ने डिजिटल दुनिया में भरोसे का एक बिल्कुल नया बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया है। सही कहा। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल आता है। मैं सोच रही थी कि इंसान को इस नई तकनीक की जरूरत ही क्यों पड़ी? अच्छा सवाल है। मतलब क्या हमारे मौजूदा सिस्टम या दुनिया भर के बैंक और उनके बड़े-बड़े सर्वर हमारी जरूरतों के लिए काफी नहीं थे? इसका जवाब ना हमारी वर्तमान व्यवस्था की खामियों में छुपा है। हमारे सोर्सेज में सिंपली लर्न ने इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया है। मान लीजिए 4 दोस्त डिनर के लिए बाहर जाते हैं। हाँ, ये तो रोज का ही काम है। बिल्कुल। और एक दोस्त पूरे डिनर का बिल चुका देता है और तय होता है कि बाकी 3 लोग बाद में अपना अपना हिस्सा उसे ऑनलाइन भेज देंगे। और यहीं से सारा लोचा शुरू होता है। एग्जैक्टली। अगले दिन जब पहला दोस्त अपना हिस्सा ऑनलाइन ट्रांसफर करता है तो वो तुरंत हो जाता है, लेकिन जब बाकी 2 लोग पैसे भेजने की कोशिश करते हैं तो उनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। हाँ, कभी सर्वर डाउन है, कभी ऐप नहीं चल रही। और कारण कई हो सकते हैं। शायद उनके अकाउंट की कोई ट्रांसफर लिमिट पार हो गई है या किसी तकनीकी खराबी के कारण बैंक ने ट्रांजैक्शन को संदिग्ध मानकर रोक दिया है। और अगर ये कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर हो तब तो बैंक बीच में एक अच्छी खासी फीस भी काट लेते हैं और समय भी बहुत लगता है। यही वो सबसे बड़ी समस्या है जिसे ब्लॉकचेन हल कर रहा है। पारंपरिक सिस्टम में बैंक एक बिचौलिया या मिडलमैन की तरह काम करता है। पैसा पहले बैंक के पास जाता है। हाँ, बैंक उसे अपने डेटाबेस में वेरीफाई करता है और फिर सामने वाले के खाते में डालता है। इस बिचौलिए की वजह से पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, महंगी हो जाती है। और अगर उस बिचौलिए का सर्वर ही क्रैश कर गया तो पूरी दुनिया का काम रुक जाता है। बिल्कुल सही। यहीं पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यानी सार्वजनिक रूप से बंटे हुए बही खाते का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ। मान लीजिए ये एक मोहल्ले की डायरी है। मोहल्ले की डायरी, अच्छा। हाँ, एक ऐसी डायरी जिसमें एक बार किसी ने कोई लेन देन लिख दिया तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, मोहल्ले के हर घर में उस डायरी की एक बिल्कुल सटीक कॉपी रखी हुई है। मतलब सबके पास पूरा रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली। जब भी कोई नया लेन देन होता है तो हर कोई अपनी अपनी डायरी में उसे लिख लेता है। इस तकनीक में ऐसे हर एक नए पन्ने या लेन देन के समूह को ब्लॉक कहते हैं। और इसी व्यवस्था के सबसे पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। जेनेसिस ब्लॉक, बिल्कुल। और उस डायरी की सबसे खास बात यह है कि हर नए पन्ने पर पिछले पन्ने की एक मोहर लगी होती है। हर नया ब्लॉक
पिछले ब्लॉक की जानकारी से गणितीय रूप से जुड़ा होता है, जिससे एक अटूट चेन बनती है। इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, यहाँ थोड़ा संशय होता है। अगर नेटवर्क पर मौजूद हर इंसान के पास उस डायरी की कॉपी है, तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे उस डायरी में हेराफेरी क्यों नहीं कर सकता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। मतलब क्या होगा अगर कोई बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर लगाकर अपनी कॉपी में डेटा बदल दे और पूरे नेटवर्क को धोखा दे दे? यहीं पर ब्लॉकचेन की सुरक्षा का असली विज्ञान काम करता है। अपना कॉलेज के सोर्स ने इस सुरक्षा व्यवस्था को बहुत गहराई से समझाया है। इस सुरक्षा की नींव है हैश का सिद्धांत। हैश? हाँ, हैश को किसी भी डिजिटल डेटा के लिए एक यूनिक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की तरह समझा जा सकता है। थोड़ा और आसान भाषा में कहें तो जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट कभी एक जैसे नहीं हो सकते। एकदम उसी तरह ब्लॉकचेन में जो भी डेटा डाला जाता है वो गणित के एक बहुत ही जटिल फॉर्मूला जैसे SHA-256 से गुजरकर अक्षरों और नंबरों की एक तय लंबाई वाली स्ट्रिंग में बदल जाता है। अच्छा, इसे हैश कहते हैं। हाँ, अगर कोई उस ब्लॉक के अंदर के डेटा में एक छोटे से स्पेस या कॉमा का भी बदलाव करता है तो उसका पूरा का पूरा हैश तुरंत बदल जाएगा। ओहो। और चूंकि हर ब्लॉक अपने अंदर अपने से पिछले ब्लॉक का हैश भी स्टोर करता है, तो किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने से उसके आगे की पूरी चेन अमान्य यानी इनवैलिड हो जाएगी। नेटवर्क तुरंत पहचान लेगा कि छेड़छाड़ हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को एक ब्लॉक का डेटा बदलना है तो उसे उस ब्लॉक का हैश बदलना होगा, फिर उसके अगले ब्लॉक का, फिर उसके अगले ब्लॉक का, चेन के अंत तक। और ये कोई आसान काम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। बिटकॉइन जैसे नेटवर्क में प्रूफ ऑफ वर्क नाम का एक सिस्टम होता है। ये जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक ब्लॉक का हैश जनरेट करने में बहुत मुश्किल गणितीय पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं। मतलब कंप्यूटर को सच में मेहनत करनी पड़ती है? जी, एक बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर को भी एक ब्लॉक पक्का करने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। अब सोचिए, अगर किसी ब्लॉकचेन में 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं, तो उन सभी ब्लॉक्स को बदलकर एक नई फेक चेन बनाने में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को भी 200 साल लग जाएंगे। 200 साल, सही कहा। ये तो तकनीकी रूप से एक तरह की नामुमकिन दीवार है। और ये दीवार सिर्फ गणित की नहीं है, सहमति की भी है। इसे 51% कंसेंसस रूल कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? चूंकि नेटवर्क में सबके पास डायरी की कॉपी है, अगर कोई भी बदलाव लागू करना है तो नेटवर्क के 51% से ज्यादा कंप्यूटरों को उस बदलाव को सही मानना होगा। मतलब बहुमत चाहिए। हाँ, अगर हैक किया हुआ डेटा बाकी 99% लोगों की डायरी से मैच नहीं करता तो उस बदलाव को उसी सेकंड खारिज कर दिया जाएगा। ये तो डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका हुआ। लेकिन लेन देन करने वाले लोगों की पहचान कैसे काम करती है? सिंपली लर्न के सोर्स में पब्लिक की और प्राइवेट की का जिक्र है। जी, इसे समझना भी बहुत दिलचस्प है। मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि पब्लिक की एक ईमेल आईडी की तरह है ना, जो सबको पता होती है ताकि नेटवर्क पर कोई भी उस पते पर फंड भेज सके। बिल्कुल सही। लेकिन जो प्राइवेट की है वो उस ईमेल के पासवर्ड की तरह है। वो सिर्फ मालिक के पास होता है और इसके बिना उस फंड को कोई छू भी नहीं सकता। एकदम सही एनालॉजी है। और तकनीक की अटूट और अभेद्य सुरक्षा ही वो कारण है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन केवल डिजिटल पैसों या क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं रह सकती। हाँ। जब डेटा को न तो मिटाया जा सकता है और न ही बिना सहमति के बदला जा सकता है, तो इसकी संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब एक ऐसा सिस्टम तैयार हो गया है जिसे हैक नहीं किया जा सकता, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यों हो? सही बात है। द डिसेंट्रलाइज्ड रेवोल्यूशन लेख ये साफ करता है कि ब्लॉकचेन असल दुनिया के बड़े उद्योगों को पूरी तरह से बदल रहा है, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें वॉलमार्ट का उदाहरण बहुत कुछ साफ कर देता है। सप्लाई चेन की दुनिया में वॉलमार्ट का केस स्टडी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पहले अगर ग्राहकों तक कोई खराब क्वालिटी का उत्पाद जैसे कोई खराब सब्जी या फल पहुंच जाता था, तो वॉलमार्ट को ये पता लगाने में हफ्तों लग जाते थे कि गड़बड़ी वास्तव में कहाँ हुई। हाँ, क्योंकि क्या वो खेत में खराब हुए या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी ट्रक का फ्रिज खराब था, या फिर स्टोर के गोदाम में रखे रखे खराब हुए। क्योंकि हर बिचौलिए जैसे किसान, ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस का अपना अलग अलग सिस्टम या रजिस्टर होता है जो आपस में बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली। लेकिन ब्लॉकचेन अपनाने के बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अब सप्लाई चेन का हर एक कदम ब्लॉकचेन पर एक स्थायी रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो जाता है। मतलब उत्पाद खेत से कब चला, ट्रक का टेम्परेचर क्या था, सब कुछ।
अब अगर कोई चीज खराब निकलती है तो हफ्तों के बजाय कुछ ही सेकंड्स में ट्रैक किया जा सकता है कि खराबी सप्लाई चेन के किस हिस्से में आई थी। वाह! और इसी तरह लग्जरी सामानों की नकल रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, ताकि ब्रांडेड कपड़ों या घड़ियों के असली होने का पुख्ता प्रमाण मिल सके। और हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसकी बहुत गहरी अहमियत है। सोर्सेज में मेड्रैक प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है। हाँ, मेड्रैक एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। आज के समय में मेडिकल डेटा बहुत बिखरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति किसी नए शहर में नए डॉक्टर के पास जाता है तो उस डॉक्टर को उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता होती। फाइलों के खोने का डर अलग रहता है। बिल्कुल। लेकिन ब्लॉकचेन के जरिए मरीजों का डेटा जीवन भर के लिए सुरक्षित और एक जगह रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, दवाओं की सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाकर बाजार में आने वाली नकली दवाओं पर रोक भी लगाई जा सकती है। और इन सब असल दुनिया के बदलावों के पीछे जो सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति काम कर रही है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, ये शायद ब्लॉकचेन का सबसे शक्तिशाली फीचर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई रोबोटिक वकील बैठकर कागजात पढ़ रहा हो। हाँ, इसे कुछ ऐसा ही समझा जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स असल में कोड के वो टुकड़े हैं जिन्हें इथीरियम जैसी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया जाता है। आमतौर पर इन्हें सॉलिडिटी जैसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। ये ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट होते हैं जो शर्तें पूरी होने पर खुद ब खुद लागू हो जाते हैं। इन्हें लागू करवाने के लिए किसी बिचौलिए, अधिकारी या वकील की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी फ्लाइट का इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसकी फ्लाइट डिले हो जाती है। सामान्य तौर पर उस व्यक्ति को एक क्लेम फॉर्म भरना होगा, बीमा कंपनी का कोई अधिकारी उसे चेक करेगा और सब सही होने पर हफ्तों बाद पैसे आएंगे। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये सब गायब हो जाता है। ब्लॉकचेन पर लिखा गया कोड लगातार एयरलाइन के डेटाबेस या ओरेकल को चेक करता रहता है। अच्छा। जैसे ही वहां से सिग्नल मिलता है कि फ्लाइट 2 घंटे लेट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड अपने आप एक्टिवेट होता है और बिना किसी इंसानी दखल के उसी सेकंड यूजर के अकाउंट में इंश्योरेंस के पैसे ट्रांसफर कर देता है। मतलब कोड ही कानून बन जाता है। बिल्कुल, कोड ही कानून है। और यही चीज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में भी हो रही है ना? जहां पहले बैंकों के जरिए दूसरे देश पैसे भेजने में कई दिन लग जाते थे और ढेरों क्लियरिंग हाउस से गुजरना पड़ता था। हाँ, वही रिपल जैसे नेटवर्क्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके ये काम सेकंडों में कर रहे। यह दिलचस्प बात यह है कि जब ये तकनीक फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक इतने सारे उद्योगों का भविष्य तय कर रही है, तो जाहिर है कि इन सिस्टम्स को बनाने वालों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। प्रोग्रामिंग विद मोश और अपना कॉलेज ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स की डिमांड आसमान छू रही है। लेकिन जब डिमांड की बात आती है तो पैकेजेस के आंकड़े सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। सच में। अनुभवी डेवलपर्स के लिए भारत में 7 लाख रुपए से ऊपर का पैकेज बताया जा रहा है। अमेरिका में ये $3,60,000 और यूरोप में $3 लाख तक है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। ये सब देखकर मेरे मन में एक सवाल आता है, कहीं ये कोई टेक बबल तो नहीं है? एक रेगुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ब्लॉकचेन डेवलपर में ऐसा क्या फर्क है जो इतनी भारी कीमत चुकाई जा रही है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। फर्क है रिस्क और आर्किटेक्चर का। मतलब पारंपरिक वेब डेवलपमेंट में अगर कोई ऐप क्रैश हो जाती है या उसमें कोई बग आ जाता है तो कंपनी सर्वर को रीस्टार्ट कर सकती है या नया अपडेट पुश कर सकती है। हाँ, हम रोज ऐप अपडेट करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में अगर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई खामी रह गई तो रातों रात लाखों करोड़ों डॉलर हैक हो सकते हैं। हाँ। और क्योंकि ब्लॉकचेन पर लिखा गया कोड आसानी से बदला नहीं जा सकता, तो पहली बार में ही कोड का पूरी तरह से सटीक और सुरक्षित होना बेहद जरूरी है। एग्जैक्टली। इसी सटीकता और विशेषज्ञता के लिए इतनी भारी कीमत दी जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार करना चाहे और इस फील्ड में आना चाहे तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं कोर डेवलपर्स। ये वो लोग हैं जो बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं, जो C++ या रस्ट जैसी जटिल प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल करके बिल्कुल नई ब्लॉकचेन बनाते हैं। अच्छा, जैसे किसी ने पहली बार बिटकॉइन का नेटवर्क बनाया होगा। बिल्कुल। और दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन डेवलपर्स की, और 90% से ज्यादा नौकरियां इसी श्रेणी में हैं। ये लोग एथेरियम जैसी पहले से मौजूद ब्लॉकचेन के ऊपर नए ऐप्स या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। इसके लिए कौन सी भाषाएं चाहिए? इसके लिए मुख्य रूप से सॉलिडिटी और जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं की जरूरत होती है।
मॉश ने अपने वीडियो में 8 से 10 महीने का एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप दिया है। उनके अनुसार शुरुआत पाइथन या जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं से की जा सकती है। उसके बाद कोड मैनेजमेंट के लिए गिट सीखना जरूरी है। लेकिन मॉश ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो समझने लायक है। उन्होंने कहा कि डेटा स्ट्रक्चर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसकी क्या वजह है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। पारंपरिक वेब डेवलपमेंट में मेमोरी या प्रोसेसिंग पावर का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो यूजर को खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। लेकिन ब्लॉकचेन पर हर ऑपरेशन की एक कॉस्ट यानी कीमत होती है, जिसे गैस फीस कहते हैं। मतलब कोड के हर एक हिस्से को रन करने के लिए नेटवर्क को पैसे देने पड़ते हैं। सटीक रूप से। अगर किसी डेवलपर ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा लूप या डेटा स्ट्रक्चर लिख दिया है जो एफिशिएंट नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रन करने में बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगेगी। इसका नतीजा ये होगा कि यूजर को एक छोटे से काम के लिए $2 की जगह $50 की गैस फीस चुकानी पड़ सकती है। इसलिए कोड का बहुत ही ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। इसके बाद बात आती है टूल्स की। अपना कॉलेज के वीडियो में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने और टेस्ट करने के लिए रिमिक्स IDE, हार्डहैट और ट्रफल जैसे टूल्स का जिक्र है जी। लेकिन सबसे दिलचस्प टूल मुझे लगा गनाश। और गनाश तो डेवलपर्स के लिए एक जीवन रक्षक टूल की तरह है। हाँ, इसे ऐसे सोचिए, अगर किसी डेवलपर ने एक नई ब्लॉकचेन ऐप बनाई है और वो उसे सीधे असली एथीरियम नेटवर्क पर टेस्ट करने जाए, तो उसे गैस फीस के रूप में असली क्रिप्टो करेंसी खर्च करनी पड़ेगी। और अगर कोड में गलती हुई या कोई लूप फंस गया तो टेस्टिंग के दौरान ही हजारों रुपए पानी में बह जाएंगे। बिल्कुल। गनाश इसी समस्या को हल करता है। ये कंप्यूटर पर एक लोकल पर्सनल ब्लॉकचेन बना देता है और डेवलपर को 100 फेक ईथर यानी नकली क्रिप्टो करेंसी दे देता है, ताकि टेस्टिंग पूरी तरह से फ्री और सुरक्षित माहौल में हो सके। हाँ, और जब डेवलपर को तसल्ली हो जाए कि सब सही है, तब वो मेटामास्क जैसे एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके अपनी ऐप को असली नेटवर्क से जोड़ सकता है। ये पूरा रोड मैप उन लोगों के लिए एक खजाना है जो इस नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। ये सब बहुत ही क्रांतिकारी लगता है। लेकिन हर तकनीक की तरह ये भी एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। अगर ये इतना ही सुरक्षित और जादुई है, तो आज दुनिया की हर कंपनी और हर बैंक पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे शिफ्ट क्यों नहीं हो गया है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आती है स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी, हाँ, जब ब्लॉकचेन नेटवर्क पर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन एक साथ होने लगते हैं तो नेटवर्क धीमा हो जाता है। वीजा या मास्टरकार्ड का सेंट्रलाइज सिस्टम 1 सेकंड में हजारों ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है, जबकि पारंपरिक ब्लॉकचेन बहुत कम। हालांकि इसका समाधान खोजा जा रहा है। सोर्सेज में शार्डिंग नाम की एक तकनीक का जिक्र है। ये स्केलेबिलिटी को कैसे सुधारती है? शार्डिंग को ना एक सुपरमार्केट के उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक सुपरमार्केट में सिर्फ एक ही बिलिंग काउंटर है, तो भीड़ बढ़ने पर लाइन लंबी हो जाएगी। हाँ, जाहिर सी बात है। ब्लॉकचेन में भी अगर हर एक कंप्यूटर हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करेगा तो समय लगेगा। शार्डिंग पूरे नेटवर्क के डेटाबेस को छोटे छोटे टुकड़ों यानी शार्ड्स में बांट देती है। अच्छा। अब हर शार्ड अपना अपना ट्रांजैक्शन स्वतंत्र रूप से प्रोसेस करता है, जैसे सुपरमार्केट में 10 अलग अलग बिलिंग काउंटर खोल दिए गए हों। इससे स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। एक और बहुत बड़ी चिंता पर्यावरण को लेकर है। जैसा हमने पहले देखा कि प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ताकतवर कंप्यूटर लगातार गणित की पहेलियां सुलझाते हैं। इस वजह से दुनिया भर में बिजली की इतनी भारी खपत होती है, जो कुछ छोटे देशों की कुल बिजली खपत से भी ज्यादा है। पर्यावरण का मुद्दा बहुत गंभीर है और यही कारण है कि अब ब्लॉकचेन की दुनिया प्रूफ ऑफ वर्क को छोड़कर एक नए और ऊर्जा कुशल विकल्प की तरफ बढ़ रही है, जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। तो क्या इसमें गणित के सवाल हल करने वाली रेस खत्म हो जाती है? बिल्कुल। तो फिर सिक्योरिटी कैसे तय होती है? इसमें कोई भारी भरकम कंप्यूटर या माइनिंग रिग नहीं चाहिए। इसके बजाय नेटवर्क के सदस्य अपने खुद के कुछ सिक्कों को एक तरह के सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में दांव पर लगाते हैं, जिसे स्टेकिंग कहते हैं। जो लोग सिक्के दांव पर लगाते हैं उन्हें ब्लॉक वेरीफाई करने का मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क को धोखा देने की कोशिश करता है या गलत ट्रांजैक्शन पास करता है, तो उसका दांव पर लगा हुआ सारा पैसा जब्त कर लिया जाता है। मतलब ये बिजली जलाकर सुरक्षा देने के बजाय आर्थिक दंड के डर से सुरक्षा देने वाला सिस्टम है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बदलाव से नेटवर्क की बिजली की खपत 99% तक कम हो जाती है।
वाओ, 99%? हाँ। इसके अलावा एक आखिरी बड़ी चुनौती रेगुलेशन यानी नियमों की है। सरकारों को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जो यूजर्स को फ्रॉड से बचाएं, लेकिन साथ ही इस तकनीक के इनोवेशन को कुंद ना करें। ये संतुलन बनाना दुनिया भर की सरकारों के लिए सबसे बड़ा काम है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे विस्तृत अध्ययन को समेटें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्लॉकचेन केवल कंप्यूटर साइंस की एक किताब का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल सही। यह दरअसल भरोसे को डिजिटल रूप में गढ़ने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये बैंकों, वकीलों और बिचौलियों के एकाधिकार को चुनौती देकर पावर और कंट्रोल सीधे सिस्टम से जुड़े लोगों के हाथ में दे रहा है। एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम तैयार हो रहा है जहां किसी इंसान को दूसरे इंसान या संस्था पर आंख मूंद कर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि जो तकनीक और जो गणित उस लेन देन के पीछे काम कर रहा है वो खुद में ही भरोसे का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल उठता है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये तकनीक इंसानी बिचौलियों को हटा रही है और उसकी जगह अचूक कोड और एल्गोरिदम को दे रही है। ये बहुत सुरक्षित है, बहुत तेज है। लेकिन जरा सोचिए, जब भविष्य में हमारे सभी समझौते, हमारा व्यापार और हर तरह का आपसी भरोसा सिर्फ मशीनें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तय करने लगेंगी, तो क्या तब ह्यूमन ट्रस्ट यानी एक इंसान के दूसरे इंसान पर सहज स्वाभाविक भरोसे की कोई जगह बचेगी? बहुत गहरा सवाल है। जब सब कुछ गणितीय रूप से तय होगा, तो क्या मानवीय रिश्तों की जटिलता उस कोड में समा पाएगी, या आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह से इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के गुलाम हो जाएंगी? ये एक ऐसा विचार है जो इस तकनीकी क्रांति के बीच में कहीं न कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।